चलिए जी बच्चों, बात करते हैं आज हम क्लास 9th के बारे में। और आज के टॉपिक का नाम है लाइन एंड एंगल्स। कोई चैप्टर नंबर 6 है आपके टेक्स्ट बुक में। लाइन एंड एंगल के अगर हम स्टार्टिंग के शुरू के थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ये चैप्टर बड़ा इजी लगेगा। देखो, एक सिंपल सी थ्योरी है। अगर आप किसी भी चैप्टर के सारे बेसिक्स पढ़ते हैं, पहले उसके बारे में क्या क्या यूज़ होता है, वो क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में सब कुछ डिटेल पढ़ते हो आप स्टार्टिंग में, और उसके बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो ना, तो वो चैप्टर आपको बहुत इजी लगने लगेगा। क्योंकि हमें उसकी सारी बारीकियाँ पता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है, सारे की फीचर्स पता है। तो उस चैप्टर को करते वक्त ना बड़े मज़ा आता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, टफ नहीं लगता। हार्ड कंडीशन को भी आप फेस कर सकते हो बड़ी आसानी से। और किसी भी चीज़ को पढ़ने का, मैथ्स में नहीं और भी किसी भी चीज़ में पढ़ने का सबसे बेसिक नियम यही है कि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें। देखिए, सबसे पहले हम लाइन एंड एंगल के बारे में बात करें तो सबसे पहले वर्ड आता है एंगल। क्या होता है? अब एंगल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जब दो रेज एक सेम पॉइंट से, सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हो, मतलब शुरुआत जिनकी किसी एक पॉइंट से होती हो। इस पॉइंट से एक लाइन ये है और इसी पॉइंट से एक लाइन ये है। सेम पॉइंट हो गया ना बच्चों। ये मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, ये ए से गई लाइन एक बी और ए से एक लाइन सी, या फिर यूँ कह लो कि ये दो लाइनें, ए बी लाइन ए पे आके रुक गई और ये सी ए लाइन ए पे आके रुक गई। जब दोनों का एंड पॉइंट सेम होता है तो ये एंगल बनाती है, इसको एंगल कहते हैं। मुझे जो ए वर्ड है इसको बीच में पढ़ना है। एंगल को पढ़ने का तरीका क्या हुआ? मुझे इसको बीच में पढ़ना है। बी ए सी पढ़ूंगा मैं इसको, या फिर सी ए बी पढ़ूंगा। मतलब मुझे ए हर बार बीच में रखना है। अगर यहाँ पर बी होता और यहाँ पर ए होता तो अब मैं बी को बीच में रखूँगा, ए बी सी या सी बी ए, मैं इसको ऐसे पढ़ता। ये तो हुआ एंगल। एंगल कैसे बनता है? आपके पास एक लाइन, फिर इसी से ही लाइन उठनी स्टार्ट होगी। इसी पर ही एक लाइन है तो इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल है। इसी पर ही दूसरी लाइन हो अगर, तो इसका मतलब अभी आपका एंगल 0 डिग्री का है। पर अगर इससे थोड़ा सा ऊपर उठी, ऐसे आई, तो आपका एंगल बन गया कुछ, ये एंगल बन गया। फिर थोड़ा सा और उठती, फिर से कुछ एंगल बन गया। फिर थोड़ा सा और ऊपर उठी, फिर एंगल बन गया। फिर थोड़ा सा ऊपर उठी, फिर एंगल बन गया। जैसे आपने ना अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा डी, वो जो डी होता है उस डी में आपको दिखाया जाता है, वो जो डी होता है उसमें आपको क्या दिखाया जाता है? इस तरीके से डी होता है आपका, और यहाँ पर एक मोटी सी लाइन होती है, एक बड़ी सी लाइन होती है, और यहाँ पर लिखा रहता है 0, 10, 20, 30। यानी कि ये लाइन आपकी बेस लाइन हुई, और फिर जो 10 पे एक लाइन गई हुई होती है, फिर 20 पे एक लाइन गई हुई होती है, 30 पे एक लाइन गई हुई थी। इस तरीके से यहाँ पर 90 पे एक लाइन गई हुई होती है, फिर यहाँ पर 100 पे एक लाइन गई हुई होती है, फिर यहाँ पे 150 पे एक लाइन गई हुई होती है, और फिर इस वाली लाइन का नाम होता है 180। इस तरीके से आपके एंगल खुलने स्टार्ट होते हैं। पहले ये एंगल बना, फिर ये एंगल बना, फिर ये एंगल बना, फिर ये एंगल बना, ऐसे एंगल बनते चले जाते हैं आपके। इन एंगल्स की ना एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होती है। देखो डायरेक्शन क्या होती है। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में आपकी सुई ऐसे चलती है, टिक 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 ऐसे घूमती रहती है घड़ी। आपकी सुई ऐसे घूमती रहती है। इसको बोलते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ऐसे चलती है घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर हमारे जो एंगल बनते हैं, ये एंगल बनते हैं ऐसे, और इस डायरेक्शन को बोला जाता है एंटी क्लॉक, है ना। इसके अगर मैं इसके उल्टा घुमाने लगूँ तो वो हो जाएगा एंटी, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसको ऐसे घुमाने लगे उल्टा तो वो हो जाएगी एंटी, मतलब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। तो आपके जो एंगल होते हैं, एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि एंगल बनना जब स्टार्ट होता है, वो डायरेक्शन होती है किन्हीं भी दो रेज के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव पढ़ा जाता है, यानी कि एंगल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ और ऐसे ऊपर को गया है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब हमें समझ में आ गया कि दो रेज जब कहीं एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, उनका एंड पॉइंट सेम हो जाता है, उससे एंगल बनता है। एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ पर हमने ये बातें समझी। अब आगे बढ़ते हैं इसको। थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है।
आगे लिखा हुआ है द रेज मेकिंग एन एंगल, जो रेज एंगल बनाती हैं उनको आर्म्स कहते हैं। हाँ सीधी सी बात है, आर्म्स। इन दो लाइनों ने एंगल बनाया, ये तो ये लाइन और ये लाइन इस एंगल की साइड आर्म्स है, इसके हाथ है ये आर्म्स, इनको कहते हैं आर्म्स। इस लाइन को और इस लाइन को हम आर्म्स कहेंगे। ये आपकी एंगल की डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ये। फिर देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इनको कहेंगे आर्म्स। ये जो दो लाइनें हैं इन लाइनों को आर्म्स कहते हैं। यहाँ पर ये आके मिल रही हैं। द एंड पॉइंट इज कॉल्ड, अब जहाँ पर आर्म्स आकर मिलती हैं, जहाँ पर आर्म्स आकर मिलती हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। वर्टेक्स, सिरा, सिर, इस एंगल का ये सिर है, सिरा। इसको थोड़ा सा और समझें, वर्टेक्स वर्ड को और समझें। जैसे मान लो आपने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल में ट्राई माने तीन एंगल हुए, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, तो दो लाइनें यहाँ पर एंड पॉइंट बना गई, तो ये एक वर्टेक्स है। ये दो लाइनें यहाँ पर आकर एंड पॉइंट पे मिल गई, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। मान लो इस ट्रायंगल का नाम ABC है, तो इस ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इस एंगल को पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है जी, ओके। अब आपको ध्यान क्या देना है, हमारे पास ट्रायंगल में तीन आर्म्स होती हैं, एक आर्म ये हो गई, इस एंगल को बनाने के लिए एक आर्म ये हो गई, एक आर्म ये हो गई, ऐसे इस एंगल को बनाने के लिए दो आर्म्स हैं, इस एंगल को बनाने के लिए दो आर्म्स हैं। तो हमारे पास तीन आर्म्स होते हैं किसी ट्रायंगल में, तीन साइड है ना, तीन हाथ होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं, क्योंकि एक सिरा ये बन गया, एक सिर ये बन गया, एक सिरा ये बन गया। तो जहाँ पर एंड पॉइंट मिल जाता है दो आर्म्स का, वो एंगल बनाती है और उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। इस वर्टेक्स वर्ड का भी आगे हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। हमें तो पता चल गया भाई एंगल ऐसे ऐसे बनते हैं, एंगलों के भी कुछ टाइप होते हैं। अब एंगलों का सबसे पहले टाइप आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हुआ क्यूट से एंगल, ठीक है, छोटे छोटे एंगल, क्यूट से एंगल। अब वो छोटे एंगल की भी एक डेफिनेशन है, कहाँ से कहाँ तक, जो एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा हो, है ना। मान लो आपके एंगल का नाम थीटा है और वो छोटा होना चाहिए 90 से, उसको कहेंगे क्यूट। हम छोटे छोटे बच्चों को ही तो क्यूट बच्चे कहते हैं। अब वो छोटा कब कितने से, एंगल के केस में 90 से छोटा होना चाहिए, उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। अब जैसे मान लो ये एंगल है, अगर ये 90 से कम है तो इस एंगल की कैटेगरी हुई एक्यूट एंगल, ठीक है जी, एक्यूट एंगल। इस भाषा को कैसे पढ़ेंगे कि जो आपका मेन बात है, ये है आपका एंगल, ये एंगल बड़ा होना चाहिए 0 से, पर यही एंगल छोटा होना चाहिए 90 से, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, आगे 11वीं 12वीं में आपको इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स का बहुत सारा पार्ट। तो यहाँ पर जिस एंगल के हम बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो एंगल है वो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है ना, इसका मतलब बड़ा है, हमारा एंगल बड़ा है, किससे, 0 से। और यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन लगा है, यानी कि हमारा एंगल छोटा है, किससे, 90 से। उसको एक्यूट एंगल की कैटेगरी में रखेंगे। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब हुआ जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री बना दे, और उसका सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं। तो जो एंगल बिल्कुल 90 डिग्री बना दे उसको कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री से डिसाइड किया गया, 0 से, देखो 4 कैटेगरी बना दी, 0, 90, 180 और फिर वो पूरा एक, आगे पढ़ेंगे अभी उसको। तो हमने क्या करा, हमने सोचा जो 90 पे है उसको तो बोलेंगे बिल्कुल राइट, सही 90 डिग्री, है ना। जैसे हमारा वोट डालने का अधिकार कब मिलता है, हमें वोट डालने का राइट कब मिलता है, 18 साल के बाद। तो 18 साल के हो जाएंगे, हमें राइट मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। एंगलों में राइट कब मिलता है, बिल्कुल 90 होने पे, बिल्कुल राइट, ठीक है जी। इस बात को ऐसे भी समझो, आप घर बनवा रहे हो, मिस्त्री आपका घर बना रहा है, तो नीचे फर्श पे उसने दीवार उठानी स्टार्ट करी, दीवार बनानी स्टार्ट करी, है ना। ये फर्श है, इस फर्श पे ये दीवार बना रहा है। अब ये दीवार बिल्कुल सीधी मानी जाएगी, आप कहोगे हाँ जी ये दीवार राइट है, इंजीनियर पास कर देगा इस दीवार को। तो वो राइट कब बनेगी लाइन, आपकी दीवार राइट कब मानी जाएगी, जब वो बिल्कुल फर्श से 90 डिग्री पर खड़ी हो। वो एक लट्टू सा लटका के चेक करते हैं ना मिस्त्री लोग, उससे वो क्या चेक करते हैं कि हमारी दीवार बिल्कुल 90 डिग्री है कि नहीं, यानी कि हमारी दीवार बिल्कुल राइट है कि नहीं, 90 डिग्री पे खड़ी होगी। तो 90 डिग्री को एंगल के केस में कहा जाने लगा राइट, 90 डिग्री को। तो राइट एंगल का मतलब हुआ बिल्कुल 90 डिग्री वाले एंगल को राइट कहेंगे।
अब 90 डिग्री से कम को एक्यूट कहा गया, 90 डिग्री को राइट कहा गया और 90 डिग्री से आगे वाले को ऑब्ट्यूज एंगल कहा गया। ठीक है जी। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? वो 90 से बड़े होते हैं पर वो छोटे होते हैं 180 डिग्री से, ऑब्ट्यूज। उसके बाद आया स्ट्रेट। अब देखो जैसे ये एक लाइन है, ये इसका वर्टेक्स है जहाँ पे दूसरी लाइन आके मिलती है। अब दूसरी लाइन ऐसे आके मिल गई, ये एक एंगल बन गया, ऐसे आके मिल गई, ये एक एंगल बन गया, ऐसे आके मिल जाती, ये एक एंगल बन जाता, ऐसे आके मिल जाती, ये एक एंगल बन जाता, ऐसे आके मिल जाती, ये एक एंगल बन जाता। और अगर बिल्कुल यहीं पे आके इसी के बिल्कुल सीध में आके मिल गई तो हमारी एक लाइन और बिल्कुल इसके सीध में आके मिल गई तो ये वाला एंगल बना। इस एंगल को कहा जाने लगा 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट, यानी कि एक लाइन ये और एक इस वर्टेक्स पर और एक लाइन यहाँ पर आकर दोनों मिली है, दोनों ने एक वर्टेक्स बनाया और इस एंगल को बिल्कुल क्या कहा गया? स्ट्रेट। 180 डिग्री को बिल्कुल स्ट्रेट। जब दो रेज मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना दे, ठीक है, जब दो रेज मिलकर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना दे, 180 डिग्री का एंगल बना दे, तो उसको कहा जाने लगा स्ट्रेट एंगल। अब है दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिफ्लेक्स एंगल। ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं इसको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर से पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल को। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अब ये ध्यान से समझना, ये बात हजम करने वाली है, आपको अच्छे से समझनी होगी। मान लो आपके पास एक एंगल है ये ABC, तो ABC आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है जी। इसको समझने का एक डायग्राम और बना देता हूँ। ये पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, पूरे 360 डिग्री का एंगल होता है, पूरा एक सर्कल होता है बच्चों 360 डिग्री का एंगल। अब इसमें से मैंने यहाँ पर मान लिया एक पॉइंट, ये हो गया जी आपका ABC। तो 360 डिग्री में से मान लो मैंने ये 40 डिग्री निकाल लिया, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या कंडीशन बच गई? जब ये 40 डिग्री, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन बच गई ना। अब इस वाले पीस को उठा के अगर मैं ऐसे रखूँ तो ये जो मैंने यहाँ से निकाला है ना एंगल, ये है वो 40 डिग्री ABC। अब गौर से समझने वाली बात क्या है अगर मैं इस एंगल का नाम पढ़ूँ ABC पढ़ा जाएगा, मैं कह जी ये तो 40 डिग्री है। किसी बच्चे ने कहा कि भैया मैं तो ये वाला पोर्शन पढ़ना चाहता हूँ, एंगल ये वाला हिस्सा भी तो एंगल ही है। अब ये ध्यान से देखो कि इस पूरे में ये भी एंगल है और इधर ये भी एंगल है, ये भी आपका एंगल है और ये भी आपका एंगल है, ठीक है जी। ये वाला एंगल तो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। अब जो ये पीछे वाला बचा, वो पीछे वाला मैंने यहाँ पे दिखा दिया है ना। एक हिस्सा इधर निकाल दिया ये एंगल और एक हिस्सा इधर निकाल दिया ये एंगल, तो ये वाला भी एंगल बना रहा है, ये वाला पोर्शन भी एंगल बना रहा है। इसको हटा दो, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, ये भी एंगल ABC ही पढ़ा जाएगा और ये अंदर वाला ये भी ABC पढ़ा जाएगा। अब इसको तो कहते हैं इंटीरियर एंगल, ये अंदर का एंगल है। और इसको क्या कहूँगा मैं? एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब उसी नाम से इंटीरियर भी पढ़ा जा रहा है, उसी नाम से एक्सटीरियर भी पढ़ा जा रहा है। अब कैसे पता चले किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, है ना। इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझे अगर हम, तो मैंने कहा कि अगर हम बात करेंगे जब भी ABC बोलेंगे, जब भी सिर्फ ये वर्ड होगा तो हम सिर्फ इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, और जब भी मुझे ये बाहर वाला एंगल चाहिए होगा तो उसको बोलूँगा मैं रिफ्लेक्स एंगल ABC। अब रिफ्लेक्स कैसे पता चलता है? मुझे पता है पूरा 360 का है, 360 में से 40 निकाल दिया, तो हमने 40 निकाल दिया शब्द को कैसे बोला है कि मैंने 360 में से 40 घटा दिया तो बाकी बचा रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स निकालने का क्या तरीका है? किसी भी एंगल के रिफ्लेक्स को निकालने का क्या तरीका है? 360 में से जिसका भी तुम रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो उसको घटा देते हैं, ठीक है जी। 360 में से उसको घटा देते हैं जिसका भी हम रिफ्लेक्स निकालना चाहते हैं। तो आई होप आपको रिफ्लेक्स समझ में आया होगा क्या होता है। वेरी गुड। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 से बड़ा होगा पर 360 से कम होता है रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल कब बनता है? कंप्लीट एंगल, ये जो आपका पूरा सर्कल है ना 360 डिग्री का, इसको कंप्लीट कहते हैं। इस कंप्लीट में ही एक एंगल ABC है
और इस कंप्लीट में ही एक एंगल ये वाला भी ABC है, यानी कि रिफ्लेक्स आपका एंगल और रिफ्लेक्स मिलके कंप्लीट बनाते हैं। तभी तो हम रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये रिफ्लेक्स वर्ड वाला अच्छे से समझना कि जब भी ABC बोला जाएगा तो इंटीरियर ही पढ़ूंगा, पर जब वो बाहर का जानने की कोशिश करेंगे तो वो वर्ड लगाएंगे, बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ ABC, यानी कि ABC के इस अंदर वाले को छोड़ के 360 में से बाहर का कितना हिस्सा है, यानी कि रिफ्लेक्स ABC का मतलब है कि ABC को इसको छोड़ के बाकी ये जो बाहर का हिस्सा है इस पूरे 360 में से ये कितना है। तो इन्होंने ही शब्दों में भी बता दिया हमें कि 360 में से ABC को छोड़ के बाकी का बताओ बेटा कितना है। तो आप कहोगे कि सर हम तो ये 40 घटा देंगे, बाकी का पूछना है, 360 में से पूछना चाहते हो इसलिए 360 में से घटा देंगे। ठीक है, उन्होंने ही बता दिया है। उसके बाद आते हैं इक्वल एंगल। इक्वल एंगल के लिए क्या होगा, जैसे जब भी वर्ड आता है ना इक्वल के लिए क्या करते हैं, कंपेयर की जाती है क्वांटिटीज़। जैसे मैंने कह दिया मेरे पास और तुम्हारे पास इक्वल पैसे हैं, इक्वल रुपीज़ है, तो हम क्या करेंगे, दो क्वांटिटी हो गई ना, मैं और तुम, तो हम आपस में अपने पैसों को कंपेयर कर रहे हैं, अपनी अमाउंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आपकी और आपकी एज इक्वल है, तो दो क्वांटिटी हुई ना, तो कंपेयर करने के लिए इक्वल वर्ड के लिए कंपेयर किया जाएगा, तो कोई दो बात या कोई तीन है ना, या कोई चार लेके कंपेयर किया जाएगा। तो जब भी इक्वल एंगल की बात होगी तो इसका मतलब दो एंगल जिनकी मेज़रमेंट सेम हो, पहला एंगल 40 तो दूसरा भी 40 होना चाहिए। दो में कंपेयर करेंगे ना इक्वल के लिए, पहला एंगल 60 तो दूसरा भी 60। अब ये जो 40 डिग्री का एंगल है या 60 डिग्री का एंगल है, इसको कहते हैं मेज़रमेंट। तो पहले एंगल की मेज़रमेंट अगर 40 है तो दूसरे एंगल की मेज़रमेंट भी 40 होनी चाहिए, तो वो आपस में इक्वल एंगल कहे जाएंगे। पहले एंगल की मेज़रमेंट 60 है तो दूसरे की भी 60 होनी चाहिए, उनको इक्वल एंगल कहेंगे। अब ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर। अब इस वर्ड पे गौर करते हैं, ये हमारे ना काम आएंगे, ये वर्ड्स हमारे काम आएंगे, इनको अच्छे से समझना है। रिफ्लेक्स को हमने अच्छे से समझा, एक्सरसाइज में यूज़ होगा। रिफ्लेक्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं होती है, बस बेसिक बातों पे हमें थोड़ा सा 10 मिनट बात कर लो, समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के बारे में समझो। कोई एक एंगल है ABC, अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल बाई, देखो वर्ड देखो, बाई सेक्ट। बाई माने दो, सेक्ट माने हिस्से, पर दो हिस्से कैसे, बराबर। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि इस एंगल के दो बराबर हिस्से, बाई माने दो, सेक्ट माने हिस्से, पर कैसे हिस्से, बराबर हिस्से। तो अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और उसने दो बराबर हिस्से कर दिए और इस लाइन का नाम है D, तो हम कहेंगे कि BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। हमें ये तो पता चल गया एंगल का नाम कैसे पढ़ना है, ABC पढ़ना है। तो ABC एंगल को, इस एंगल को ये BD लाइन क्या कर रही है बच्चों, बाइसेक्ट, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो इस बात को, क्योंकि ये आगे यूज़ होगी, तो इस बात को कैसे पढ़ेंगे कि ABD एंगल बन गया भाई। इस बाइसेक्टर की वजह से क्या बना, एंगल ABD, और वो बराबर होगा यानी कि इक्वल होगा किसके, DBC एंगल के, एंगल DBC। इसने दो इक्वल एंगल बना दिए, बाइसेक्टर ने दो इक्वल एंगल बना दिए। ठीक है जी, ध्यान से समझनी है ये बात। BD है बाइसेक्टर, तो BD बाइसेक्टर ने एक एंगल ये छोड़ा, एक एंगल ये छोड़ा, तो इस एंगल का नाम कैसे पढ़ूंगा मैं, AB, और क्योंकि ये D तक पहुंचा है ये एंगल, तो इस एंगल को पढ़ेंगे ABD या DBA। फिर इसके इक्वल एक एंगल बन गया ये इस बाइसेक्टर की वजह से। तो सिर्फ इतना सा एंगल कैसे पढ़ा जाएगा, सिर्फ इतना सा एंगल कैसे पढ़ा जाएगा, DBC या CBD, ये दोनों आपस में इक्वल। अब इस इक्वल वर्ड से एक चीज़ और समझो, हमें पता है ये कुछ भी एक एंगल था, मान लो ये 40 डिग्री का था, मान लो, है ना, ऐसा समझने के लिए कर रहे हैं। समझ लिया मैंने कि ये भाई 40 का नहीं था, ये 76 का था, या ये 76 का नहीं था, ये 20 डिग्री का था, या ये 30 डिग्री का था पूरा। अब इस लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया, आधा कर दिया, तो मुझे पता चला अगर ये 30 था तो ये 15 छोड़ गए, 15 इधर 15 इधर, तो मैं ये कहूँगा कि ये 15 और ये 15 या एक हिस्सा इस पूरे का आधा है कि नहीं, है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब, जब भी आपको किसी चीज़ को आधा करना होगा, बाइसेक्ट करना होगा, तो आप 2 से डिवाइड कर देते हो। ये ध्यान रखना, क्या कर देते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो।
तो मैं कहूँगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो ये एंगल इस पूरे एंगल का आधा है। या फिर ये वाले एंगल को बोलूँ तो ये भी इस पूरे का आधा ही पढ़ा जाएगा। यानी कि मैं इन एंगल्स को कैसे पढ़ूंगा कि एंगल ए बी डी बराबर है एंगल डी बी सी के, और ये दोनों बराबर हैं आधे के, किसके, ए बी सी का आधा, एंगल ए बी सी। अब इस वर्ड को बहुत पढ़ोगे आप इंपॉर्टेंट केस में। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, तो अब आप यहीं से स्टार्टिंग से ध्यान दे के चलो। बाइसेक्टर को ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ये हुआ जी एंगल बाइसेक्टर। अब थोड़े से नाम और पढ़ते हैं, है ना, ये सब इंटरेस्टिंग लगे, कुछ टफ नहीं है ना, सारे कितनी बेसिक की है ना, ये बेसिक बातें दिमाग में सेट हो गई, आपको पता है इनमें ये सारी चीज़ें लगभग पहले से पता होती है ना। आप 8th क्लास तक ये सब चीज़ें ये पढ़ के आते हो, हाँ सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, बस हमने एक बार रिवाइज कराई है आपको, क्योंकि अब इनका इस्तेमाल होगा, इन सब चीज़ों को रिवाइज कराया। अब देखो जी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको पढ़ रहे हैं। अब हमारी एक ज़रूरत का वर्ड आएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे ऐसे नाम आएंगे। अब हम इन नाम को पढ़ते हैं। अब देखो ये क्या क्या नाम होते हैं। चलिए जी आगे पढ़ें, आगे पढ़ के देखें तो अब आ जाते हैं हमारे पास कुछ और टाइप, थोड़े से और लेवल बढ़ गया। और सबसे पहले का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ दे तो 90 आ जाए, बस कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो एक यहाँ पर भी एक नया वर्ड सीखोगे, ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ दे तो 90 आ जाए। मान लो ये एंगल है 60 और ये एंगल है 40, ये अलग अलग एंगल है, पता नहीं कहाँ कहाँ बने हुए हैं। इन दोनों को जोड़ दिया, सॉरी 30, इन दोनों को जोड़ दिया, आ गया जी आपके पास 90। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए, ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए, ठीक है जी। मैंने कहा कि एक एंगल 30 डिग्री का है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। यानी कि आपने सोचा कि ऐसा बताऊं कि जिसमें 30 में जोड़ दूं उसको तो 90 बन जाए, तो आपने मैथमेटिकली एक इक्वेशन से निकाल दिया जी 60, है ना। ओरली भी बता सकते हो कि 30 में क्या जोड़ दूं कि 90 आ जाए, तो 60 जोड़ देना चाहिए। तो 30 और 60 आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए। मैंने कैसे पूछा आपसे? मैंने कहा कि एक एंगल 20 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे हम। तो आपने क्या करा, डायरेक्ट निकाल दिया 70। पर आपने असलियत में क्या करा है, आपको मैंने बोला कि एक एंगल है 20 डिग्री का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। तो आपने इस 20 को कॉम्प्लीमेंट्री शब्द सुनते ही 90 में से घटा के इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दिया 70। 90 माइनस 20 70, इनडायरेक्टली आपने ऐसे ही तो करा है। तो ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 बने, वो कहीं भी बने हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही मैंने कहा सप्लीमेंट्री। ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ के 180 बनता हो उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। मान लो एक एंगल है 50 डिग्री का, 50 में क्या जोड़ दूं कि 180 बन जाए, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? वेरी गुड। तो आपने इस सप्लीमेंट्री एंगल को निकालने के लिए 180 में से 50 को माइनस करके देखा 130, तो यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 130। तो 50 और 130 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनको जोड़ के 180 आए, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनको जोड़ के 90 आए, ठीक है। आपसे पूछा कैसे जाएगा, आपसे, है ना, एक नंबर में MCQ में आ सकता है। मैंने कहा कि 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप 90 में से 63 को माइनस कर दोगे। मैंने कहा 142 का सप्लीमेंट्री बताओ, तो आप 180 में से, क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री वर्ड सुना, तो 180 में से 142 माइनस करके उसका सप्लीमेंट्री निकाल दोगे, ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिनको जोड़ के 90 आए, जिनका सम 90 आए, जिनका सम 180 आए, सप्लीमेंट्री। अब आ जाता है एडजेसेंट एंगल ये है इंपॉर्टेंट बात। एडजेसेंट एंगल, ऐसे एंगल जो एडजस्ट करते हैं। देखो जी एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? ऐसे एंगल जो एडजस्ट करते हैं। अब देखो जी, जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। किसी दिन आप अपने स्कूल में गए और आपकी क्लास में सारे बच्चे आए हुए हैं, तो बच्चे ज़्यादा हैं, सीट कम है, तो आप क्या करोगे, बच्चे एडजस्ट करेंगे। एक ही सीट पे 3 बैठ सकते हैं, अब 4-4 बैठेंगे,
ठीक है जी। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान लो आप किसी पार्टी में गए हो, बहुत भीड़ है वहाँ पर, बहुत लाजवाब खाना बना है, बहुत भीड़ है वहाँ पर एक ही स्टूल रखा है और आप 2 बंदे हो। तो आप दोनों बंदे उस स्टूल पे बैठे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एडजस्ट, तसल्ली से थोड़े ही बैठे हो, है ना। आपका भी एक ही पतीला टिका है, आपका भी एक ही पतीला टिका है ना, समझ रहे हो। यानी कि अगर आप एक एंगल हो और आप भी एक एंगल हो, तो आपका भी एक ही पतीला टिका है, आपका भी एक ही पतीला टिका है। इसका मतलब आपकी भी एक ही आर्म टिकी है, क्योंकि एंगल में 2 आर्म होती है ना। स्टार्टिंग में बात करी थी 2 आर्म, तो एंगल में 2 आर्म होती है। एक ही आर्म टिकी है आपकी भी और आपकी भी एक ही आर्म टिकी है। इसको और डिटेल से पढ़ा तो हमें समझ में आया, ऐसे 2 एंगल जिनकी एक ही कॉमन आर्म होती है उनको एडजेसेंट कहते हैं। अब इसको समझते हैं। मान लो ये एक एंगल है ABC, इसकी आर्म एक तो हुई AB, एक आर्म हुई CB। अब इनमें से किसी एक आर्म पे ही दूसरा एंगल भी बन जाए। अब दूसरा एंगल बनाने के लिए भी तो 2 आर्म चाहिए, पर उसने क्या करा, इसी की एक आर्म लेके, जैसे मान लो ये आर्म ली और एक एंगल ये बन गया, इसका नाम है D। तो देखो एंगल ABC, एंगल ABC और एंगल CBD, एंगल CBD, है ना। देखो ABC की एक आर्म में हो गई BC और CBD की एक आर्म में यही हो गई। तो ये आर्म इस एंगल में भी काम आ रही है और यही आर्म इस एंगल में भी काम आ रही है ना। तो वेरी गुड। एंगल जो बाइसेक्टर होते हैं वो एडजेसेंट एंगल बनाते हैं, ठीक है। अगर ये मान लो ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है ना, तो इस, है ना, ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही। मान लो ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो इस बाइसेक्ट करने वाली लाइन ने क्या करा, 2 एडजेसेंट एंगल क्रिएट कर दिए कि इसी लाइन पर ये एंगल है और इसी लाइन पर ये एंगल है। तो 2 एंगल एक ही लाइन पर बने हुए हैं, ये 2 एंगल एक ही लाइन पर बने हुए हैं, यानी कि इनकी एक ही कॉमन आर्म है, ठीक है जी। इस एंगल के लिए 2 आर्म चाहिए, ये हो गई एक आर्म। इस एंगल के लिए 2 आर्म चाहिए, ये हो गई एक आर्म। ये आर्म इस एंगल के लिए भी रोल प्ले कर रही है और ये आर्म इस एंगल को भी बना रही है। तो ये इनकी कॉमन आर्म, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो एक ही आर्म पर। आप भी एडजस्ट कर रहे हो, आप भी एडजस्ट कर रहे हो। ये 2 एंगल बेचारे इसी लाइन पर एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। बाइसेक्टर जो लाइन होती है वो एडजेसेंट बना देती है 2, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है जी। अब देखो समझने वाली बात, अब इसको जोड़ेंगे अभी आगे। लीनियर पेयर, ऐसे 2 एंगल जिनको जोड़ के 180 आता हो उनको लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात? ऐसे 2 एंगल जिनको जोड़ के 180 बनता हो उसको लीनियर पेयर कहते हैं, पर यह अधूरी है। हम लीनियर पेयर को क्या समझते हैं, ऐसे 2 एंगल जिनको जोड़ दें 180 आ जाए उसको लीनियर पेयर कहेंगे। पर इस वाली लाइन में ये वर्ड जोड़ना जरूरी है, ऐसे 2 एडजेसेंट एंगल, ऐसे 2 एडजेसेंट एंगल जिनसे 180 बन जाए उसको कहते हैं लीनियर पेयर। अरे लीनियर पेयर का मतलब अगर मैं खाली बोलूं कि ऐसे 2 एंगल जिनको जोड़ के 180 आए, फिर तो सप्लीमेंट्री और लीनियर एक ही बात हुई। सप्लीमेंट्री भी तो ऐसे ही होता है जिनको जोड़ के 180, फिर उनको क्या ज़रूरत थी लीनियर बनाने की, सप्लीमेंट्री से ही काम चला लेते। सप्लीमेंट्री का मतलब तो ये हुआ कि ऐसे 2 एंगल जो अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लो एक एंगल ये हो गया जी 50 डिग्री का और ये एंगल हो गया जी कहीं और अलग 130 डिग्री का, तो इन दोनों को जोड़ के 180 बन रहा है, ये तो है सप्लीमेंट्री। पर अगर 2 एंगल ये 50 का और इसी के साथ एडजस्ट करने वाला ये एंगल है ये 130 का, तो इन 2 एडजेसेंट एंगलों को जोड़ के कितना बना 180, तो ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर वर्ड में ही समझ में आ रहा होगा, लीनियर LINEAR, लीनियर लाइन बनाए। लीनियर का मतलब लाइन, जो 2 एंगल मिलकर एक लाइन बना दे। देखो पहले ये एंगल था, फिर ये एंगल पूरा खुल गया, तो क्या बना दी, एक लाइन। इस एंगल ने और इस एंगल ने एक लाइन बना दी, इस एंगल ने और इस एंगल ने एक लाइन बना दी, इसको बोलते हैं लीनियर। पर ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो लीनियर पेयर को मैं क्या समझूंगा,
पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180 इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अगर हम कितना भी हार्ड टॉपिक हो, अगर हम शुरुआत से छोटी छोटी बातों पर 10 मिनट दे दें तो वो आपको लगेगी इंटरेस्टिंग। और एक और नेचुरल फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है ना, और वो क्योंकि आपने मान लो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई और वो रजत बाबू को समझ में नहीं आई, तो फिर आप क्या फील करोगे अपने आप में? प्राउड फील करोगे, है ना? ये जेलस वाली कंडीशन है ना, पर आप प्राउड फील कर रहे हो, मुझे आता है, क्या कुछ भी नहीं इसमें, तो ये मुझे आता है, तो आप प्राउड फील करोगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मतलब प्रैक्टिस इस लेवल की कर देते हैं, इस लेवल की प्रैक्टिस कर देते हैं कि उन्हें हार्ड क्वेश्चन के दौरान वो हार नहीं मानते, उसके बारे में सोचेंगे, सीखेंगे, अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि सब अब हार मान चुके होंगे, बाकी सब बच्चे अब हार मान चुके होंगे। अगर मैदान में खड़ा हूँ और मैं ही लड़ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं यूनिक हूँ, कुछ खास है, कुछ बात अलग है, कुछ ना कुछ बनेगी बात। अब आ जाता है जी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये जो वर्टिकली, हमने अभी वर्ड पढ़ा था वर्टेक्स, है ना, हमने अभी वर्ड पढ़ा था वर्टेक्स, कि जब एक एंगल बनता है ना, जहाँ पे ये दोनों आर्म आके टकराती हैं, ये वर्टेक्स होता है। अब इसी वर्ड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वर्टिकली अपोजिट, वहीं से समझ में आएगा। देखो सारी चीज़ें कनेक्ट होगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी। दो लाइनें जब एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं स्ट्रेट जाके, है ना, तो अब जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर मैं गौर करूँ तो ये वर्टेक्स बन गया इस एंगल का, और इसके बिल्कुल अपोजिट एक वर्टेक्स बन गया ये। देखो ध्यान से समझो कि जब दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो जहाँ पर वो काट रही है वहाँ एक वर्टेक्स बन गया, ये दो आर्म्स यहाँ पर आकर मिली, यानी कि ये एक एंगल बना। और इसी के अपोजिट एक भाई ये जो वर्टेक्स है ये इसके लिए भी यूज़ हो रहा है, ये जो वर्टेक्स है ये इसके लिए भी यूज़ हो रहा है ना। ये सिर है, ये सिर है किस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए। इसका नाम रख लेते हैं चलो, AOB, ये CD। पर ये जो सिर है ये तो COD के लिए भी सर है, वर्टेक्स है, ये इसका भी वर्टेक्स हुआ, ये इसका भी वर्टेक्स हुआ। तो जब दो सर एक दूसरे के अपोजिट हो, दो वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उनकी वैल्यू बराबर होती है, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, या फिर ऐसे कह लो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। क्यों? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनके वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट है। जिनके सर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। इन्होंने कहा कि भैया ऐसे तो ये भी एक ऐसे एंगल बन रहा है जिसका ये वर्टेक्स है, जिसका ये सर है इस वाले एंगल का, और इसके अपोजिट इधर बन रहा है ये वाला, इसका भी तो ये सर है, यही पॉइंट इसका भी सर बन रहा है, इसका भी वर्टेक्स बन रहा है, तो ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे। इसका नाम होगा BOD और इस वाले का नाम होगा AOC। ये भी आपस में बराबर होंगे, इसको भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। जिनके वर्टेक्स आपस में अपोजिट होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है जी, उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्लियर हुआ आपका? अब आ जाते हैं जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट वर्ड पढ़ने के लिए, ठीक है जी, अल्टरनेट वर्ड पढ़ने के लिए अल्टरनेट ना, देखो क्या होता है, जब मैंने 10th करी, 10th करने के बाद 11th में आया, 11th में आके पता चला कि भाई 11th क्लास में ट्यूशन होते हैं अल्टरनेट। अब मैंने कहा अल्टरनेट, ये क्या ड्रामा है अल्टरनेट? तो उन्होंने कहा एक दिन ट्यूशन एक दिन छुट्टी, एक दिन ट्यूशन एक दिन छुट्टी, एक दिन छोड़ के ट्यूशन होता है, एक दिन छोड़ के क्लास मिलेगी आपको, उसको कहा गया अल्टरनेट। तो यानी कि एक छोड़ के, अल्टरनेट क्या हुआ? एक छोड़ के, अल्टरनेट डेज, क्या बोला गया? अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के, ठीक है, मंडे गए तो ट्यूसडे छुट्टी, वेडनेसडे जाना है, अल्टरनेट बोला गया इसको। अब इस अल्टरनेट को देखो यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं। अल्टरनेट का मतलब, यहाँ पर अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? दो लाइनें पैरेलल होनी जरूरी हैं। पैरेलल तो समझते हो कि दो लाइनें जो आपस में कहीं भी ना काटें, चाहे तुम इनको आगे बढ़ा के भी देखते रहो, कहीं तक बढ़ा के देख लो, जब आपस में एक दूसरे को ना काटें। ऐसा कब पता चलेगा? इनके बीच में हर जगह सेम गैप रहेगा,
इनके बीच में हर जगह सेम गैप रहेगा, तो इनको कहेंगे पैरेलल लाइन। कोई ट्रांसफर लाइन इनको काट रही है ना, कोई लाइन काट रही है, बिल्कुल सीधे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है स्टाइल में। अब ये लाइन ने इनको काट दिया, इस लाइन ने, ठीक है जी। तो जहां पर आपको जेड बना दिखाई दे जाए पैरेलल लाइंस का यूज करते हुए, भाई पैरेलल लाइन का ये हिस्सा हुआ, ये बना एक एंगल ऐसे, पैरेलल लाइन का ये हिस्सा हुआ, ये गया और ये पैरेलल लाइन यूज हुई। तो जहाँ पर ये पैरेलल लाइंस बनती है, अल्टरनेट हो गई ना, एक इधर की तो एक छोड़ के एक इधर की, इसको कहा जाने लगा अल्टरनेट। पर अल्टरनेट भी कैसा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसका मतलब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कब बनेंगी, जब लाइनें पैरेलल हों और जेड बनता दिखाई दे। हिंदी में बोलते हैं इनको एकांतर, एक के अंतर पर, है ना। अल्टरनेट का मतलब एक के अंतर पे हुआ ना, तो हिंदी में बोलते हैं इनको एकांतर। तो एक बच्चा मेरे पास पढ़ता था, वो कहता था भैया ये एकांतर नहीं है, ये तो जेडांतर है, जेड बन रहा है ना। उसने कैसे याद रखा, देखो बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं। पढ़ने वाला बच्चा जो इंटरेस्ट पैदा कर ले अपनी पढ़ाई में, तो उसने इसको कैसे याद रखा कि ये तो जेड बन रहा है, जेडांतर बोलता था। मैं कहा पेपर में जेडांतर मत लिखा आइयो जेडांतर बोलता तो है समझने के लिए, पर होता एकांतर है ना, समझ लो जेडांतर, जेड। कितनी इंटरेस्टिंग बात ढूंढ ली ना बच्चे ने कि जहाँ पे ये जेड बन रहा है, इसको बोला गया एकांतर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये याद रखने के लिए ना, बच्चे होते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ें याद रखने के लिए। एक बार आप सबको भी जैसे क्रिकेट का शौक़ है ना, तो आपको पता होगा, एक बार ना तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है कि हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग कनाडा गए हैं। कनाडा देखो कितना पंजाबी बसे पड़े हैं। तो कनाडा में पंजाबी क्यों गए, पंजाबियों को ही ऐसा क्या हुआ कि पंजाबी बसे पड़े हैं। तो देखो हुआ क्या था हमारा छोटा सा टॉपिक रह रहा है, एक छोटी सी स्टोरी सुनो। हुआ क्या था कि जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो 5-5 साल की योजनाएं बनाई जाने लगी, कि 5 साल की योजना बनी कि अब बस हम 5 साल तक इंडिया में खेती पे ध्यान देंगे। उसको बोला गया पंचवर्षीय योजना। फिर कहा गया कि अगली 5 साल में हम किन पे, नहरों पे ध्यान देंगे। फिर कहा गया कि अगली 5 साल में हम क्या करेंगे, फैक्ट्रियों पे ध्यान देंगे डेवलपमेंट के लिए। ऐसे पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। तो एक पंचवर्षीय योजना बनी कि भाई खेती पे ध्यान देंगे। तो जब खेती पे ध्यान दिया गया, तो उस साल कोई एक साल था, उस साल पंजाब ने बड़ी ज़बरदस्त खेती करके दिखाई। पंजाब में बहुत अच्छी पैदावार हुई तो ये बात सबको पता चली, इंडिया में भी, फिर बाहर भी, विदेशों में भी। वो साल था 1966 में। तो एक बच्चे ने क्या याद करा कि बोले 1966 में डबल छक्के लगा दिए खेती में लगातार 2 छक्के मारे, इतनी बढ़िया खेती करी। तो उसने क्रिकेट से जोड़ ली ये बात, ऐसे दिमाग याद रखने के लिए कि खेती के क्षेत्र में डबल छक्के लगाए। डबल छक्के का मतलब 1966। तो उसने ऐसे याद रखा। तो क्या हुआ, कनाडा के जो बड़े बड़े किसान थे, उन्हें पता चला कि यार इंडियंस तो बड़ी ज़बरदस्त खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छा गेहूँ की पैदावार करी है। कहाँ पर, पंजाब में। तो वो पंजाब आए, पंजाब आके कहने लगे चल भाई हमारे साथ चल, हम तुझे पैसा भी देंगे, ज़मीन देंगे, रहने को घर देंगे, हमारे वहाँ पे खेती कर ले, हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेत हैं हमारे। तो ऐसे 2-4 पंजाबी को ले गए, फिर 2-4 को उन्होंने बुला लिया, उन्होंने वहाँ पे खेती करी। पंजाबी लोग बड़े अच्छा होस्ट करते हैं, सेवा पानी करी उनकी बहुत अच्छी। बस उन्होंने अपनी ज़मीन भी उन्हें दे दी कि यार तुम तो बिल्कुल औलाद जैसे हो, इतनी सेवा पानी कर रहे हो। इंडियंस है ना, अपने पेरेंट्स का बड़ा वो करते हैं, बाहर ऐसा नहीं होता था। फिर उन्होंने और बुला लिया अपने कि अरे तुम भी इधर ही आ जाओ, तुम भी इधर ही आ जाओ। और धीरे धीरे कर करके उन्होंने वहाँ पे ज़मीन भी खरीद ली, ज़मीन ले ली, खुद की खेती हो गई, है ना। तो वो क्या हुआ, आधा कनाडा अब पंजाब है। तो समझ में आया क्या हुआ। तो समझने वाली बात यह है कि उस बच्चे ने कैसे याद रखा। हरित क्रांति पूछ ले उससे कभी कोई, तो वो क्या कहेगा 1966 में हुई थी जी हरित क्रांति। क्यों, क्योंकि उसने कैसे इंटरेस्टिंग बना ली कि खेती के क्षेत्र में 2 छक्के लगाए थे इंडिया ने।
ऐसे याद रखिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को, है ना, याद रख सकते हो। ठीक है जी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में मैं ये भी बता देता हूँ। मान लो वो पैरेलल लाइन ऐसे हो और ऐसे कोई ट्रांसफर लाइन काट रही हो, तो अब मुझे जेड ढूंढना है, इन पैरेलल लाइंस का यूज़ होना चाहिए उस जेड में। तो वो ये जेड ये बना, ठीक है जी। ये ध्यान रखना कि उन पैरेलल लाइंस का यूज़ हो रहा हो, ये बना जेड। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। इनको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, एक और जेड बन रहा है, ऐसे भी तुम्हें जेड बनता दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाला, हाँ, अगर इन लाइनों को बड़ा करके देखें, वेरी गुड, तो ये भी एक जेड बनता दिखाई देगा तुम्हें, उल्टा जेड, है ना। जहाँ पर पैरेलल लाइंस यूज़ होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ये हो गए जी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पढ़ते हैं कोरेस्पोंडिंग। कोरेस्पोंडिंग भी बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। कोरेस्पोंडिंग का मतलब है हाथ के बदले हाथ। अगर तुमने मेरा सर फोड़ा तो मेरा भाई भी तेरा सर ही फोड़ेगा, इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग। अगर स्कूल में लड़ाई हो गई तो किसी ने मेरे भाई के राइट गाल पर रैप्टा मारा है तो हम भी उसके राइट पे ही मारेंगे। क्या हुआ? ये कोरेस्पोंडिंग, है ना। सेम, जैसे को तैसा, सेम। ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब ईंट ही, इसको बोला गया कोरेस्पोंडिंग। अब इसको यहाँ पे जोड़ते हैं, देखो कोरेस्पोंडिंग को जोड़ के देखते हैं। कोरेस्पोंडिंग को कैसे जोड़ेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट से। दो लाइनें पैरेलल है, पैरेलल के केस में ही होते हैं बच्चों, ये पैरेलल के केस में ही पढ़ेंगे हम। कोई एक ट्रांसफर लाइन काट रही है, ठीक है जी। अब पैरेलल लाइन का ऊपर का हिस्सा है ना, जिसने जो ऐसे ऊपर से काटती हुई आई, इधर ऊपर का हिस्सा, तो इधर भी ये काटती हुई जा रही है ना, तो इधर का भी राइट साइड में ऊपर का हिस्सा, ये कोरेस्पोंडिंग हो गया, है ना। इसका इधर का गाल तो इसका भी इधर का ही गाल। अगर इसका ये नीचे का गाल तो इसका भी ये नीचे का गाल। इसका अगर लेफ्ट गाल तो इसका भी लेफ्ट गाल ऊपर का। इसका इधर का तो इसका इधर का, ऐसे ये कोरेस्पोंडिंग हुए। तो एंगल 1 मैं इनके सबके नाम रख देता हूँ, बताना मुझे। अब एंगल 1 के कोरेस्पोंडिंग कौन सा होगा? एंगल 5, है ना। ये और ये कोरेस्पोंडिंग हुए, यानी कि राइट साइड में ऊपर का, तो इधर भी इस लाइन के राइट साइड में ऊपर का, इधर इस लाइन के राइट साइड में नीचे का, तो इधर भी इस लाइन के राइट साइड में नीचे का, यानी कि 3 और 7 कोरेस्पोंडिंग हुए, ठीक है जी। 2 और 6 कोरेस्पोंडिंग है, 4 और 8 कोरेस्पोंडिंग है, ठीक है जी। 3 7 के कोरेस्पोंडिंग, 1 5 के कोरेस्पोंडिंग, 2 6 के कोरेस्पोंडिंग, 4 8 के कोरेस्पोंडिंग, ठीक है। इनके कुछ भी नाम हो सकते हैं। आप ऐसे कोरेस्पोंडिंग समझ गए क्या होता है? वेरी गुड। अब अगर मैं अल्टरनेट कहूँ, अल्टरनेट एक छोड़ के, अल्टरनेट के लिए जेड चाहिए, तो 4 5 के अल्टरनेट है, ऐसे ही 3 6 के अल्टरनेट है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट कहूँ तो जिनके सर जुड़े हैं, 1 का सर 4 से जुड़ा है, 2 3 के साथ सर जुड़ा हुआ है, 6 7 के साथ सर जोड़ रखा है, 5 ने 8 के साथ जोड़ रखा है, जिनके वर्टेक्स जुड़े होते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको। अब ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब एक्सरसाइज मज़ेदार लगेगी, मुझे नहीं लगता कहीं भी अटकोगे। थोड़ी थोड़ी सी बस डायरेक्शन देनी पड़ेगी आपको, आपको सब इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, सब समझ में आ जाएगा।